हम आप या इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हों, सभी जीने के लिए कुछ न कुछ अपनी भोजन की व्यवस्था जरूर करते हैं। आज के समय की बात करें तो इस धरती पर लगभग 7 अरब 80 करोड़ से अधिक मनुष्य रहते हैं और ये जो मनुष्यों की संख्या है ये इस धरती पर बटे महाद्वीपों और फिर उसमें बटे विभिन्न देशों में रहते हैं। लेकिन ये जितने भी मनुष्य हैं उनकी जो भोजन सामग्री है उसकी मात्रा और उसके गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर है। किसी जगह पर लोगों को काफ़ी अधिक भोजन मिलता है और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर भोजन की काफ़ी कमी है। इसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसका एक उद्देश्य यह है कि हमारे भोजन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं, चुनौतियों और उपलब्धियों को आपके साथ साझा किया जाए। और इसी कड़ी में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना द्वारा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के भोजन में उपलब्ध विभिन्न सामग्रियां का इतिहास क्या है, उनका इस धरती के ऊपर वितरण कैसा है और अगर वितरण है तो ऐसा पैटर्न क्यों है, और इससे जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम एक परिचर्चा करते हैं मनुष्य के खाद्य सामग्री के उद्गम और विकास को लेकर। कुछ नई पहलुओं पर हम इस पर बात करेंगे और फिर हम अपने सबसे उपयोगी एजुकेशन टूल साइंस ऑन स्फेयर के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे भोजन में उपलब्ध जो विभिन्न सामग्रियां हैं वो का जो वितरण है इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर, वो कैसा है। आपको एक अच्छी समझ हम इस साइंस ऑन स्फेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम अपनी इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम कुछ नई पहलुओं की बात आपके साथ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम चाहे कितने भी अमीर हों, गरीब हों, व्यस्त हों, खाली हों, भोजन की आवश्यकता तो हम सभी लोगों को पड़ती है। तो हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी भोजन है और भोजन की जो थाली हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सामग्री आइटम्स हैं पाई जाती हैं वो किसी न किसी रूप में तैयार की जाती हैं, और वो कैसे तैयार की जाती हैं इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा ऐतिहासिक पहलू देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव जाति का इतिहास आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और उस समय हमारे जो मनुष्य के कई प्रजातियां इस धरती पर उपलब्ध थीं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो इरेगैस्टर, होमो सैपियंस, निएंडरथाल इत्यादि। और उस समय का जो रहन सहन था, हमारे जो खाने का, भोजन का जो पैटर्न था वो मुख्यतः कंदमूल, कुछ फल फूल इकट्ठा करने और मामूली शिकार करने पर आधारित था। लेकिन लगभग आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व ऐसा कुछ घटित हुआ कि होमो सैपियंस अपना दिन का अधिकतर समय कुछ खास पेड़ पौधों और कुछ खास जानवरों के इर्द गिर्द बिताना शुरू किए। उन्हें ऐसा यह लगने लगा कि ऐसा करने से उनकी भोजन सामग्री की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध होगी। हो सकता है कि उन्हें यह महसूस होता होगा कि वो
ज़्यादा मात्रा इन कार्यों से भोजन की उपलब्ध कर सकते थे। इसे कृषि क्रांति माना गया उस समय का। अब जब कृषि की बात करते हैं तो जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर हम यह कहते हैं कि खेती की ओर अग्रसर होना लगभग 9500 ईसा पूर्व से 8500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण पश्चिम तुर्की, पश्चिमी ईरान में एक छोटे पैमाने पर शुरू हुआ होगा, ठीक है। और यह भी एक माना जाता है कि सबसे पहले होमो सैपियंस ने गेहूं पेड़ पौधों में और जानवरों में बकरी को पाला होगा। लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य आपको यहाँ पर मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ कि तमाम आधुनिक तकनीकों के बावजूद हमारी भोजन के थाली में आज जो पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं उसका 90% उन पेड़ पौधों और उन जानवरों से आता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने लगभग 9500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के आसपास पालतू बनाया था। मतलब यह हुआ कि पिछले 2000 वर्षों में हमने इस लिस्ट में कोई महत्वपूर्ण पेड़ पौधा या जानवर ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसी कृषि से जुड़े एक और पहलू की बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं युवल नोह हरारी। वो मनुष्य के खाना बदोश जिंदगी यानी होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल जो उस समय खाना बदोश जिंदगी यायावारी की जिंदगी जीते थे, उनसे कृषि में तब्दील होने में क्या एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग बात वो बताना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं वो अपनी एक पुस्तक सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में वो लिखते हैं कि होमो सैपियंस की शारीरिक बनावट खेती या पशुपालन करने के लिए नहीं थी। उनका शरीर तो पैरों पे चढ़ने और छोटे जानवरों के पीछा करने के लिए बना था, न कि वो जमीन साफ करने या बर्तन में पानी उठा के ढोने के लिए उनका शरीर बना था। लेकिन कृषि कार्य करने का खामियाजा मनुष्य के शरीर के मेरुदंड, घुटना, गर्दन आदि को भुगतना पड़ा। मनुष्य के प्राचीन हड्डियों और स्केलेटन के सूक्ष्म विश्लेषण से यह पता लगा कि कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने से बहुत सी शारीरिक दोष उत्पन्न हो गए, जैसे स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, हर्निया इत्यादि। इसके अलावा नई कृषि योजना ने मानव को गेहूं के या धान के खेत के बगल में निवास करना सिखा दिया, या इसकी मजबूरी कहिए कि एक मजबूरी रही होगी कि उन्हें उन खेतों के बगल में रहना पड़ रहा था। इस प्रक्रिया ने पूरी मानव विकास की दिशा ही बदल दी। आगे नोह हरारी ये कहते हैं, एक बड़ा आश्चर्यजनक बात वो कहते हैं कि हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें पालतू बना दिया। कैसे? इसकी वो बारे में वो तर्क भी देते हैं कि अंग्रेजी का शब्द डोमेस्टिकेट का जो उद्भव हुआ वो लैटिन शब्द डोमस से हुआ, जिसका अर्थ है घर। और वो कहते हैं कि आप बताइए घर में कौन रह रहा है, होमो सैपियंस या गेहूं? हालांकि शुरुआत में होमो सैपियंस द्वारा खेती की क्या मंशा रही होगी, लेकिन मानव जाति ने मेहनत काफ़ी की और पैदावार अधिक से अधिक करने की कोशिश की, और उन्हें ऐसा लगता होगा कि जो शेष अनाज जो बचेगा उससे मानव जाति का उत्थान होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या ने अधिशेष अनाज का उपयोग कर लिया। तो ये एक ऐतिहासिक पहलू, एक अलग नज़रिया हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। आगे हम साइंस ऑन थिएटर के माध्यम से आपको हमारे जो मुख्य खाद्यान्न हैं उनकी पैदावार, पृथ्वी पर उनके वितरण, मौसमी कारणों आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आपको साइंस ऑन स्फीयर थिएटर में लेकर जाएंगे और वहाँ इस पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार,
विश्व खाद्य दिवस के इस खास मौके पर मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन, शिक्षा सहायक श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे माननीय परियोजना समन्वयक श्री अमिताभ सर ने बताया कि किस प्रकार आदिकाल से अभी तक मनुष्य के द्वारा कृषि का क्रमगत विकास हुआ और कैसे आज विश्व के परिदृश्य में कृषि किसी भी देश की उन्नति एवं विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो आज हम अपने इस साइंस एंड स्फीयर फैसिलिटी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार विश्व में खाद्य पदार्थों का वितरण है और उनके लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है। तो आइए हम समझते हैं। तो अभी हम यहाँ आप ग्लोब पर देख पा रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के स्थल भाग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं या चारागाह क्षेत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वह कितने प्रतिशत स्थल भाग हैं जिस पर हम कृषि कर सकते हैं या चारागाह क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं। तो आप सभी ये जानते हैं कि विश्व में लगभग 21% स्थल भाग ऐसा है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं या कृषि करते हैं। लेकिन अगर हम इसे पूरा 100% इस स्थल भाग को मान लें तो इस 100% स्थल भाग के लगभग 40% स्थल भाग पे ही कृषि की जाती है। बाकी जो 60% हिस्सा है उस पर या तो मनुष्य रहते हैं या पर्वत पठार या मैदानी क्षेत्र पाई जाती हैं या जंगल वहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि की जाती है और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्र मैंने आपको बताया। अब हम इसमें एक और तथ्य जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताते हुए बेहद मुझे खुशी हो रही है। एक आंकड़ा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, विश्व के लगभग 160 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कृषि की जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग ये जो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है ये दक्षिणी अमेरिका महादेश के बराबर है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मैंने क्षेत्र आपको अभी दिखाया, जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है। और ये जो मैंने 160 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बताया, ये लगभग दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रफल के, दक्षिणी अमेरिका जो हमारा महादेश है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर हम इस तरीके से समझें कि विश्व में जहाँ भी कृषि की जाती है, अगर हम उन सभी स्थानों को एक जगह रखें तो लगभग इतना स्थान प्राप्त होगा जहाँ पर हम कृषि करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें चारागाह क्षेत्र की, तो लगभग 300 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चारागाह क्षेत्र पाया जाता है। अब आप ये समझेंगे कि चारागाह क्षेत्र क्या होता है और कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हम घास उगाते हैं या हम अनाज उगाते हैं जानवरों के लिए, पशु पालन करने के लिए, उन क्षेत्रों को हम चारागाह क्षेत्र या पास्चर लैंड कहते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि 300 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर चारागाह की जाती है, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये लगभग अफ्रीका महादेश के क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत ही ज़्यादा, आप ये देख सकते हैं। इतने क्षेत्रफल में अगर हम पूरे विश्व को देखें, देखिए पूरा ये जो विश्व है हमारा, जहाँ जहाँ भी चारागाह क्षेत्र पाया जाता है, तो सब जगहों को मिलाकर लगभग इतना स्थान ऐसा है जहाँ पर हम चारागाह क्षेत्र प्राप्त कर पाते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से हमने यह समझा कि विश्व के वैसे कौन से देश हैं जहाँ पर या तो हम कृषि करते हैं या चारागाह क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ कृषि भाग एवं चारागाह क्षेत्र के वितरण को वैश्विक परिदृश्य में समझा। अब हम अपने मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है खाद्यान्नों की स्थिति के अनुसार विश्व के देशों का वर्गीकरण। आप या हम जब भी घर में खाना खाते हैं तो अपनी थाली में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को देखते हैं, जैसे चावल, रोटी, दाल, चाय, दूध, उसके अलावा मांस। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ रोज़ाना हम अपने घरों में पाते हैं। लेकिन अब ये जो खाद्य पदार्थ हम अपनी थाली में प्राप्त करते हैं, देखते हैं, खाते हैं, सभी पदार्थों को, जो भी पदार्थ अभी हमने यहाँ चर्चा की, इसमें लगभग मुख्य जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे गेहूँ, धान, दलहन, दूध, मांस, इस प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इनके पूरे वितरण को विश्व में। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं और धान की।
तो इनके वितरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये किस प्रकार की जलवायु में अधिक मात्रा में आसानी से उपजाए जा सकते हैं। तो गेहूं मुख्यतः एक ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। 12 से 25 डिग्री तक का तापमान इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वहीं साथ ही साथ 25 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि विश्व के वे ऐसे कौन से मुख्य प्रदेश हैं जो ऐसी जलवायु गेहूं को प्रदान कर सके। अगर हम कुछ देशों की बात करें तो चीन, भारत, अमेरिका, रशिया एवं कनाडा आदि कुछ ऐसे देश हैं जहां गेहूं की पैदावार सबसे अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर हम महादेशों की बात करें तो एशिया, यूरोप, अमेरिका एवं अफ्रीका ये कुछ ऐसे महादेश हैं जहां पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी की जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्हीं देशों में गेहूं की पैदावार ज़्यादा क्यों है। इसके उत्तर को ढूंढने के लिए हमें पृथ्वी के भूगोल को समझना होगा। पृथ्वी को हमने 4 मुख्य जलवायु क्षेत्रों यानी कटिबंधों में उनकी जलवायु विशेषता के अनुसार बांट दिया है। वे 4 कटिबंध क्षेत्र कौन से हैं? वे हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र यानी सब ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र यानी टेम्परेट जोन एवं शीत या ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र यानी पोलर जोन। तो अब हम समझेंगे एक एक करके कि ये जो क्लाइमेटिक जोन है, ये कटिबंधीय क्षेत्र हैं, ये विश्व के किन हिस्सों में पाए जाते हैं और ये किस अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के आसपास हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्रों की और समझते हैं उनकी जलवायु विशेषता को। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा, तो आइए चलते हैं। यहाँ आप पृथ्वी का मानचित्र देख पा रहे हैं और यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो रेखा आप दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर है। अगर हम इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाएं तो ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा सालों भर बहुत लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और तापमान बढ़ने के साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है और इसी कारण यहाँ बादल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, उनका जो फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लगभग 40 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक का जो जोन पाया जाता है उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर भले ही बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी ना आए लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी हमें देखने को प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 40 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे और 40 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे का जो क्षेत्र हमें प्राप्त होता है उसे हम टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ सालों भर लगभग हमें बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कारण ये है कि सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ठंडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ रहती है। जैसे आपने रशिया का नाम सुना है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, बहुत तरीके के डेनमार्क, इस तरीके के जो देश हैं। उसके अलावा हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। और हमारा जो आखिरी कटिबंधीय क्षेत्र है वो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र या पोलर क्लाइमेटिक जोन। ये करीबन 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ की जो इलाका है और साथ ही साथ 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक का जो हमारा क्षेत्र है, उन जगहों पर उन क्षेत्रों में हम इस तरीके की जलवायु को देखते हैं। और ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पड़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है और कृषि न के बराबर होती है। तो ये वो 4 कटिबंधीय क्षेत्र थे, जलवायु क्षेत्र थे, जहाँ पर लगभग इन्हीं चारों क्षेत्रों में हम कृषि को बांटते हैं, देखते हैं और इन्हीं अलग अलग जलवायु में अलग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम उपजाते हैं और इनकी फसल को देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेहूं के फसल की और
हमने इससे पहले आपसे जो चर्चा की विभिन्न प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्रों की, जलवायु क्षेत्रों की, तो उसमें से हमने यह पाया कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है, क्योंकि उसकी जलवायु उसे काफ़ी सपोर्ट करती है। तो अब हम उन देशों को देख लेते हैं, कुछ मुख्य देशों को जहाँ पर जो गेहूं की खेती है वो कहीं अच्छी मात्रा में की जाती है। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम भारत से ही शुरू करते हैं। हमारा भारतवर्ष, यहाँ पर गेहूं की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। साथ ही चाइना में भी बहुत अच्छी मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, रशिया में की जाती है। इसके अलावा दो क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का इलाका और साथ ही कनाडा का इलाका। कनाडा के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती नहीं की जाती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढका होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कनाडा में भी गेहूं की खेती की जाती है। तो आइए अब इसके बाद चलते हैं धान की ओर, देखते हैं कि धान किन क्षेत्रों में उसकी जो उपज है वो अच्छी की जाती है और उसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो कैसी है। तो हम सभी ये जानते हैं कि धान एक ऐसा फसल है जो कि संसार की लगभग आधी जनसंख्या उसी को ग्रहण करती है, खाती है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे लिए। यह फसल अधिकांश रूप से एशिया में उपजाई जाती है, ये हम सभी जानते भी हैं। धान गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो इलाका है वहाँ पर भारी वर्षा एवं सिंचाई द्वारा पानी का जो प्रबंध हो सकता है, इस कारण वहाँ पर धान की जो खेती होती है वो अच्छी मात्रा में होती है। इसके अलावा अगर हम तापमान और वर्षा की बात करें तो 20 से 35 डिग्री तक का तापमान एवं 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, इस प्रकार की जलवायु हमें उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के देश जहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है, तो आइए देखते हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एशिया में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। उसमें कुछ मुख्य देश इस प्रकार हैं: चाइना, भारतवर्ष, इसके अलावा इंडोनेशिया में बहुत अच्छी मात्रा में धान की खेती की जाती है, ये इंडोनेशिया। बांग्लादेश में बहुत अच्छी मात्रा में धान की खेती होती है, ये वो इलाका है। इसके अलावा भी कुछ देश और हैं, जापान, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है और हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें महादेशों की, तो अगर हम क्रमगत महादेशों की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से महादेशों में धान की खेती होती है, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है एशिया का, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद फिर अफ्रीका। इस प्रकार इन महादेशों में जो धान की खेती होती है वो बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। गेहूं एवं धान की खेती को समझने के बाद अब हम समझेंगे दलहन एवं गन्ने की खेती पद्धति को। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी। हमारे भारत में तूर, उड़द, मूंग, मसूर जैसे कई प्रकार के दाल पाए जाते हैं। ज़्यादातर दाल गर्म जलवायु में अच्छी उपज देते हैं, पर कुछ ठंड जलवायु में भी उपजाए जाते हैं। अगर हम पृथ्वी के मानचित्र की बात करें तो ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उगाई जाती है, जिनमें कई देश और महादेश भी पाए जाते हैं। हम एक एक कर सभी देशों को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर दलहन की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। उसमें सबसे प्रथम नाम हमारे भारतवर्ष का ही आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये है हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष के बाद कनाडा में दलहन की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। आइए एक बार देख लेते हैं उसे। ये वो क्षेत्र है कनाडा का। इसके बाद हम चलते हैं चाइना। चाइना में दलहन की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। ये रहा चाइना का क्षेत्र। इसके बाद ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो यही है, करीब है, तो हम देख लेते हैं उसे।
ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भी दलहन की खेती की जाती है एवं रशिया में भी की जाती है। तो रशिया भी एक बार आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा रशिया के क्षेत्र। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर दलहन की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है विश्व में। अब हम बात करते हैं गन्ने की फसल की। हम सभी ये जानते हैं कि चीनी मुख्यतः दो चीज़ों से प्राप्त होती है, एक गन्ने से एवं दूसरा चुकंदर से। गन्ने की फसल के लिए भी गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम तापमान की बात करें तो लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ वर्षा भी सही मात्रा में आवश्यक होती है गन्ने की खेती के लिए। इस प्रकार की जलवायु हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ ये आसानी से समझ पाएंगे कि जितने भी देश उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं उनमें से अधिकतम गन्ने की खेती करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कुछ देशों की बात करेंगे जहाँ पर गन्ने की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। उनमें से ब्राज़ील प्रथम स्थान पर हमेशा रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ब्राज़ील दिखाते हैं। आपके समक्ष ये देखिए ब्राज़ील, ये दक्षिणी अमेरिका का जो महादेश है, यहाँ पर ब्राज़ील है और यहाँ पर ही हम अमेज़न का रेन फॉरेस्ट पाते हैं। ये ब्राज़ील का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। इसके बाद हमारा भारतवर्ष आता है। ये रहा हमारा भारतवर्ष, यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इसके अलावा भी कुछ देश हैं जैसे थाईलैंड, चीन, रशिया इत्यादि। ये रहा हमारा चाइना, थाईलैंड आपके समक्ष यहाँ पर है, एवं रशिया। ये रहा रशिया जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। तो ये कुछ देश थे जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। अगर हम महादेशों की बात करें तो अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका ये कुछ ऐसे महादेश हैं क्रमगत अनुसार जहाँ पर अधिक मात्रा में गन्ने की खेती हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की गन्ने के बारे में कि उसकी खेती किस प्रकार की जाती है और वो कैसे जलवायु में अच्छे से उपजाई जा सकती है। और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे पदार्थ की जो भले ही खाद्य पदार्थ ना हो लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज हम बात कर रहे हैं कपास यानी कॉटन की। भारत दुनिया में कपास की खेती में तीसरा स्थान रखता है। कपास की अच्छी पैदावार के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, जो हमें अधिक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास है, जिसके कारण यहाँ सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती हैं और काफ़ी गर्म जलवायु रहती है। इसी कारण चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील एवं पाकिस्तान जैसे देश कपास की खेती ज़्यादा कर पाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र जो हमने यहाँ पे आपको बताया। चाइना तो हमने पहले भी आपको काफ़ी बार दिखाया है। ये आइए हम देखते हैं यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ये आपके समक्ष कनाडा के ठीक नीचे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, और ये जो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के बीच हम देख रहे हैं एक छोटा सा देश है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। ये पूरा जो महादेश है इसको हम नॉर्थ अमेरिका के नाम से यानी उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है। तो ये यूएसए था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने ब्राज़ील आपको दिखाया। ब्राज़ील के बाद हमने भारतवर्ष तो पहले ही देख लिया है, और पाकिस्तान हमारे ठीक बगल में ही है, पास ही है इंडिया के, तो वो भी हमने देखा है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। कपास की खेती के बाद अंत में हम बात करेंगे ऐसे दो खाद्य पदार्थों की जिसकी कृषि तो नहीं की जाती पर वो निर्भर कृषि पर ही करते हैं। हम बात कर रहे हैं दूध और मांस की। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे हमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम और कई प्रकार के विटामिन्स। दूध हमारे आम जीवन का एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जो हमें कई प्रकार के पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ एवं ऊँट। ये सभी पशु हमें तभी अच्छे मात्रा में दूध दे पाएंगे जब इन्हें सही मात्रा में आहार मिले, समय समय पर
चारा प्राप्त हो चारागाह से, इनकी नियमित साफ सफाई हो और सबसे महत्वपूर्ण ये ठंडे जलवायु में रहें ताकि इनकी पाचन क्रिया सही तरीके से हो सके। ठंड जलवायु दूध के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही कारण है कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ठंडी जलवायु के कारण काफ़ी अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं। वर्ष 2019 में की हम बात करें अगर, तो वर्ष 2019 में पूरे विश्व में लगभग 852 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ है। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि ठंडी जलवायु पे काफ़ी निर्भर करता है और ऐसी ही जलवायु हमें शीतोष्ण जलवायु में देखने को मिलती है जो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख देश हैं अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत एवं चीन। आइए इनमें से हम आपको, यहाँ ब्राज़ील तो हमारे समक्ष है, तो सबसे पहले ब्राज़ील देख लेते हैं। इसके बाद अमेरिका में बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसका दूध का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा यूरोपियन संघ, यूरोप का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। अगर हम बात जर्मनी की करें तो ये रहा हमारा जर्मनी का हिस्सा। ये आपके समक्ष जो जर्मनी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन समय समय पे किया जाता है पूरे वर्ष में। और चाइना में तो होता ही है, जो हमने यहाँ पे देखा भारतवर्ष और चाइना में, ये हमारा भारतवर्ष और ये हमारा चाइना। तो ये कुछ ऐसे देश थे जहाँ पर दूध का उत्पादन सालों भर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और आंकड़े मैंने आपको पहले भी बताए, 2019 में ही 852 मिलियन टन दूध का उत्पादन पूरे वर्ष में पूरे विश्व में हुआ है। अंत में हम बात करते हैं मीट प्रोडक्शन की, यानी कि मांस उत्पादन की। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़े में बताया कि विश्व के लगभग 33% कृषि योग्य भूमि पे ऐसे अनाज उगाए जाते हैं जो खास तौर से पशु खाते हैं, जिनमें से जौ एक है। मांस स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसमें खास तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6 एवं विटामिन B12। दूध देने वाले लगभग सभी पशु मांस के उद्योग में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि वैसे देश जहां दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, उन्हीं देशों में मांस का उत्पादन भी अधिक से अधिक किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपियन संघ, चीन, रशिया एवं भारत आदि। एक आंकड़ा है जो मैं यहाँ आपके साथ बांटना चाहूँगा। 1999 के एक आंकड़े के तहत पृथ्वी में एक व्यक्ति प्रति वर्ष जितनी मांस का उपयोग करता है, उससे लगभग 2 गुना दूध से बने खाद्य पदार्थों का उपयोग वो करता है। जैसा कि हम जानते भी हैं, दूध से हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि दूध एवं मांस कहीं ना कहीं ये जो 2 उद्योग हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो हमने यहाँ समझने की कोशिश भी की। तो विभिन्न प्रकार के स्लाइड्स की मदद से हमने ये समझने की कोशिश की कि विश्व में कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, वो विश्व के किन क्षेत्रों में अधिकतर उपजाए जाते हैं और उनकी उपज के लिए कौन कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। अब एक आखिरी स्लाइड में हम कुछ और तथ्य समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 रंग आपको दिखाई देंगे, हरा, नारंगी एवं लाल। हरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे खाद्य पदार्थ उपजाए जाते हैं जो अधिकतर मनुष्य ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ जहाँ नारंगी रंग आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर अधिक मात्रा में जो खाद्य पदार्थ हैं वो पशु जानवर ग्रहण करते हैं। और लाल रंग ऐसा है जहाँ पर मनुष्य एवं जानवर दोनों अधिक मात्रा में, बराबर मात्रा में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो ये अगर हम अपने एशिया की बात करें तो ज़्यादातर जो अनाज है वो आप देख सकते हो मनुष्य ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ खाद्य पदार्थों को उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूरोप की, तो ज़्यादातर जो यहाँ उपजाए जाते हैं खाद्य पदार्थ वो अधिक मात्रा में जानवरों को दिया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर दूध का उत्पादन, मांस का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है।
तो ये कुछ क्षेत्र थे, कुछ पद्धतियाँ थी जिसके द्वारा हमने कृषि के अलग अलग पहलुओं को समझा, जलवायु के महत्व को समझा और विश्व खाद्य दिवस के इस खास मौके पर हमने यह समझा कि जो भी खाद्य पदार्थ हम अपने घरों में देखते हैं, अपनी थाली में देखते हैं, वो किस प्रकार की जलवायु में उपजाए जाते हैं और किन किन क्षेत्रों से वो हमें प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आप कुछ ज्ञान ज़रूर प्राप्त कर पाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये सेशन यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।